तो जब आपातकाल की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप देखिए कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकाल का प्रावधान देखने को मिलता है। ऐसी कोई भी असामान्य स्थिति आ जाए जिससे निपटने की जरूरत पड़े, जो एकदम अचानक से होता है ना, इसको एक तरीके से समझिए। जैसे मान लेते हैं कि आपकी जिंदगी में आप लोग नौकरी करते हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, आप काफी पैसा कमाते हैं और आपकी जिंदगी बढ़िया तरीके से चल रही है, ठीक। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के कठिन समय के लिए, बुरे दौर के लिए अपने कुछ पैसों को बचाना शुरू करते हैं, बैंक में रख देते हैं, कोई एफडी करवा लेता है, कोई म्यूचुअल फंड में डाल देता है ना, कोई कुछ ना कोई सेविंग वो कर लेते हैं, कोई लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं वगैरह वगैरह, कि भाई जरूरत पड़ने पर पैसा लिया जाए। अब मान लेते हैं कि कुछ ऐसी चीज ना हो जाए कि आपकी अच्छी खासी भली नौकरी थी, आप अच्छी खासी इनकम आ रही थी, वो इनकम चली गई। जिंदगी हमेशा आसान तो रहती नहीं, जिंदगी है गाना है ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां कब क्या हो किसने जाना, वो किसी को नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में मान लीजिए नौकरी चलेगी, अब पैसा की जरूरत है, परिवार को चलाना है अगले 4 5 6 महीने, जब तक कि आपको दोबारा से कोई बढ़िया से वो ना मिल जाए। तो उसके लिए क्या करोगे? इसके लिए आपने जो पैसा बचा करके रखा था वो आप उसका यूज करोगे, तो वो आपका इमरजेंसी के टाइम किया गया प्रावधान था, है ना। आपने इमरजेंसी, आपातकाल में, जरूरत के समय आपको काम मिल जाए, मदद मिल जाए, आप अपनी सिचुएशन को संभाल लो, उसके लिए आपने कुछ काम कर लिया था ना, कि भैया कुछ पैसा सेव कर रखा है, इसको अब जिंदगी में तभी निकालेंगे जब बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो ऐसे ही भारत के लिए भी है, आपातकालीन प्रावधान उसी तरीके से चीजें हैं कि जब सामान्य परिस्थितियां ना हो, जिस तरीके की कोई असामान्य परिस्थिति आ गई, जैसे युद्ध जैसी स्थिति आ गई या बहुत ज्यादा कोई विकट संकट आ गया, तो ऐसे समय में उन चीजों से निपटने के लिए, देश को बचाए रखने के लिए, देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारे सामने कुछ इमरजेंसी प्रोविजन करने जरूरी थे। तो वो आपातकालीन प्रावधान जो है केंद्र को, सेंटर को ये पावर देते हैं। देखो, आपातकालीन प्रावधान सेंटर की पावर है, राज्यों के पास नहीं है। जब भी आपातकाल लागू होगा, आपातकाल की स्थिति में सर्वशक्तिमान हो जाएगा कौन? केंद्र सरकार। फिर केंद्र सरकार बोलेगी डॉन बन करके, वो जिम में जाते ना, बॉडी बिल्डर एक्सरसाइज करते कई सारे रेगुलर, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक जिम में कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहां पर सारे लोग बॉडी बिल्डर टाइप के, तो उसमें कोई एक नया, कोई भी व्यक्ति जिम कर रहा है, ठीक ठाक बॉडी है, तो उसको कोई इतनी भाव नहीं देगा। लेकिन वो किसी एक नए नए जिम में चला जाता है, और ऐसे जिम में जहां पर कोई बॉडी बिल्डर है ही नहीं, है ना, उसी की बॉडी सबसे तगड़ी लगती है, तो फिर वो वहां पर देखो ना, ऐसे चौड़ा होकर घूमेगा ये, हाँ भाई क्या है, आओ एक्सरसाइज, अलग अलग तरीके से सारे स्टाइल मार, तो सुपर शक्तिशाली उस जिम में रहेगा, सब लोग उसको देखेंगे, अरे वाह यार ये पावरफुल है। उससे पूछ पूछ करके काम करेंगे, भाई बताना जरा कैसे डोले बनाए, कैसे एक्सरसाइज करें, कैसे पुशअप सीनस मारे, है ना। तो ऐसे ही आपातकाल की जब सिचुएशन आती है, उस टाइम केंद्र सरकार जो है वो हो जाती है सर्वशक्तिमान, फुल्ली पावरफुल, उसके बिना कुछ नहीं होता, सेंटर मतलब पावरफुल हो जाता है। अब ये एक ऐसा तरीका है कि संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं। आमतौर पर संसद में हमारे संघीय ढांचे में कुछ भी बदलाव करना है तो आपको आर्टिकल 368 का यूज करना पड़ता है, ठीक है, अनुच्छेद 368 का यूज आपको करना पड़ता है, 368 का, और उसमें भी आपको लोकसभा राज्यसभा की विशेष अनुमति, विशेष बहुमत के साथ साथ 50% राज्यों की का रेटिफिकेशन, उनकी सहमति भी चाहिए, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये एक ऐसा, जैसे बोलते हैं ना गेम खेलते हैं उसमें चीट कोड आते हैं, गेम खेलते हैं ना, कोई टफ गेम आता है तो आपको कोई चीट कोड बता दो, चीट कोड डालने पर आप बड़े आसानी से उस लेवल को पार कर जाते हैं। तो ये उसी तरीके का एक चीट कोड है कि आपातकाल जब भी लागू होगा तो संविधान में संशोधन करने की जरूरत ही नहीं है, सारी की सारी पावर सेंटर के पास आ जाएंगी, ठीक है। संघीय ढांचा था वो एकात्मक ढांचे में बदल जाएगा। अब 3 प्रकार के संविधान में आपातकाल हैं, ठीक है। एक जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। पहला वाला जो है इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, जिसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर आपातकाल घोषित किया गया, अनुच्छेद 352 में दिया गया है, ठीक है। दूसरा जो है उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, ठीक है, या संवैधानिक आपातकाल, अलग अलग नाम बोलते हैं, अनुच्छेद 356 के अंदर वो दिया गया है। तीसरा आपातकाल जो है उसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में दिया गया है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, वित्तीय आपातकाल 360 में, रट लेने, मैं से केवल रिवीजन के ऊपर चल रहा हूं। चलिए, तो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों को, प्रोविजंस को जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, क्या क्या प्रमुख प्रावधान उसमें है।
सबसे पहले चीज तो राष्ट्रीय आपातकाल की अगर आप बात करते हैं तो घोषणा के आधार यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो उस टाइम राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो नेशनल इमरजेंसी लागू करने की उसकी घोषणा करने की 3 आधार है। या तो किसी के साथ युद्ध हो रहा हो, या कोई किसी ने हथियारों के साथ हम पर हमला कर दियो बाहर से, ठीक है, आक्रमण कर दियो, घुसपैठ कर दियो, या देश के अंदर ही कोई हथियारों के साथ कोई समूह सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया और सशस्त्र विद्रोह उसने शुरू कर दिया हो, ऐसी स्थिति में किए जा सकती है। अब ऐसे में जरूरी नहीं है कि युद्ध स्टार्ट हो जाएगा उसी के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाएगा, ठीक है। युद्ध स्टार्ट होने की आशंका भी अगर है, मान लेते हैं कि राष्ट्रपति को लगता है कि भैया युद्ध हो सकता है, किसी भी समय कोई हमला कर सकता है, तो उस आशंका के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है, ठीक है। इस वास्तविक युद्ध होने से पहले भी कर सकते हैं, ये चीज है। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधार पर लागू हुआ, इन 3 आधारों को भी हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, 2 भाग में, एक बाहरी और एक आंतरिक, ठीक है। बाहरी भाग में कौन सी होती है, जब युद्ध और बाहरी आक्रमण, ये ध्यान रखिए, युद्ध और बाहरी आक्रमण, इसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाएगा तो इसको बोला जाएगा बाहरी आपातकाल। और जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल घोषित किया जाएगा देश के अंदर वाले में तो उसको आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में से सवाल पूछ लिया जाएगा कि निम्नांकित में से आंतरिक आपातकाल किस आधार पर लग सकता है, और उसमें आपको लिख दिया जाएगा युद्ध या बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, तो आपको सशस्त्र विद्रोह पर टिक करना है। इस तरीके की कुछ जोड़ करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। अब एक और चीज समझना है, जब नाम सुनते हैं ना राष्ट्रीय आपातकाल तो सबको लगेगा राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब तो यार लागू करेंगे तो पूरे देश में लागू करेंगे, ऐसा नहीं है। पूरे देश में भी लागू हो सकता है और किसी एक छोटे भाग पर भी लागू किया जा सकता है इसको, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर भी लागू हो सकती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 42वें संविधान संशोधन से पहले ये प्रावधान नहीं था। 42वें संविधान संशोधन से पहले पूरे भारत में होती थी। 42वें संविधान संशोधन के बाद से ये प्रावधान कर दिया कि अगर जरूरी नहीं है पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना तो किसी एक विशेष भाग में भी लागू कर सकते हैं, ठीक है। अब जब इसकी बात करते हैं तो संविधान के अंदर जो तीसरा आधार था सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक, पहले ये वर्ड था ही नहीं सशस्त्र विद्रोह, इसकी जगह पर आंतरिक गड़बड़ी नाम का शब्द जो है ये यूज किया जाता था। लेकिन यार आंतरिक गड़बड़ी से कुछ चीजें स्पष्ट नहीं होती थी, बड़ा ही अस्पष्ट टाइप का ये जो है वो था, अस्पष्ट जो था, कोई भी कुछ भी मतलब निकाल सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि डबल मीनिंग, यूपीएससी आप तो एक्सपीरियंस हो, और आजकल तो जिस तरीके की सोशल मीडिया का दौर है, मीम्स का दौर है, डबल मीनिंग में तो वैसे भी आप लोग माहिर हैं ना, नॉन वेज जोक सुनने में, तो आंतरिक गड़बड़ी जो है वो उसी तरीके से डबल ट्रिपल जो मर्जी जैसा मीनिंग निकाल ले वैसा मीनिंग जो है निकल जाता था सबका अपना अपना, ठीक है। तो ऐसे में इसका फायदा उठाते हुए क्या किया गया, इसका बेनिफिट उठाते हुए 1975 में 1975 के अंदर इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया, ठीक है। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया और इसका बेसिकली मूल उद्देश्य जो था वो यही था कि अपने विरोधियों को जेल में ठूसा पकड़ पकड़ करके और अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए एक तानाशाह प्रवृत्ति की चीजें जो है यहाँ पर होने लगी। अब ये समस्या बड़ी गंभीर थी, इससे निपटना जरूरी था। तो ऐसे में होता क्या है कि इंदिरा गांधी 1977 में जब आपातकाल समाप्त होता है तो नया इलेक्शन होता है, नए इलेक्शन में नई पार्टी की सरकार बनती है। इंदिरा गांधी की पार्टी को पूर्ण रूप से नकार दिया जाता है। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, 1978 के अंदर में 44वां संविधान संशोधन करते हैं, 44th अमेंडमेंट करते हैं, और वो इस जड़ को ही खत्म कर देते हैं जिसके कारण ऐसी समस्या उत्पन्न हुई भारत के लोकतंत्र के सामने। उन्होंने इस संविधान में संशोधन करते हुए आंतरिक गड़बड़ी जो शब्द था ना इसको खत्म कर दिया और इसकी जगह एक नया शब्द जोड़ दिया, इसका नाम था सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह। अब सशस्त्र विद्रोह बिल्कुल क्लियर है कि हथियारों के साथ किया जाने वाला विद्रोह। आंतरिक गड़बड़ी में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी में तो कुछ भी हो सकता है ना उसमें, तो अब क्लियर हो गया। अब कोई इसका मिस यूज नहीं कर सकता था, गलत यूज नहीं कर सकता था, गलत तरीके से यूज नहीं कर सकता था, है ना।
आंतरिक गड़बड़ी का मतलब एक समझिए कि ये वर्ड एक तरीके से ऐसे था कि आप बोलोगे कि पेट में दर्द है या पेट में गड़बड़ी है। अब पेट में गड़बड़ी है तो डॉक्टर पेट के पास जा रहे हो, उनको बोलोगे कि पेट में गड़बड़ी है, तो उसका मतलब कुछ भी निकल सकता है। ठीक है, क्या निकल सकता है भैया? हो सकता है पेट में अल्सर हो गया ठीक है, हो सकता है गलत खाना खा लियो, बासी खाना खा लियो, फूड पॉइजनिंग हो लियो, हो सकता है लूज मोशन लग गए हो। ठीक है, ना ही लगे तो ठीक है ना, नहीं तो फिर खांसी छींकने में, सांस लेने चलने फिरने में, सब में बड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको। ठीक, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाकर के सीधा बोलो कि भैया मेरे जाकर के बोलो और उनको बोलो कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज जोर से, क्योंकि मेरे को लूज मोशन हो रखे, तो उसको पता रहेगा ना, क्लियर है ना कि भाई किस कारण हुआ है, तो उसकी दवाई तुम्हें तुरंत सटीक तौर पर मिल जाएगी, उसका कोई किसी भी तरीके से गलत बेनिफिट नहीं उठा सकता कोई। तो आंतरिक गड़बड़ी शब्द को इसीलिए हटा दिया गया कि इसका कोई स्पष्ट मीनिंग नहीं था, सशस्त्र विद्रोह क्लियरली पता चलता है। ठीक है, अब एक और चीज कर दिया गया, एक और प्रावधान बदला गया कि राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है, यह भी कर दिया। ठीक है, रिटर्न में लिख दिया कि मंत्रिमंडल अगर रिटर्न में लिख करके देगा तभी आपातकाल घोषित किया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल, वैसे नहीं किया जाएगा। ये क्यों किया? 1975 का आपातकाल एक बार फिर से याद कीजिए, इंदिरा गांधी का दौर। उस दौर में इंदिरा गांधी ने क्या किया, अपने मंत्रिमंडल से कोई सलाह मशविरा नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली पहले राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करवाई। प्रधान राष्ट्रपति को बोला कि भाई एक काम करो, आप राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दो। उस समय राष्ट्रपति जो थे वो इतने मजबूत नहीं थे। कौन थे उस समय राष्ट्रपति, वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे 1975 के आपातकाल के दौरान में कौन भारत के राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने उसको लागू कर दिया, और मंत्रिमंडल जो था उनको तो बाद में पता चला, सुबह जब उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा या रेडियो खबर सुनी तो उनको पता चला है आपातकाल लागू हो गया। आंतरिक आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया, उसके बाद पता चला। तो ये तो एकदम लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ था। ठीक है, तो इसलिए वर्ड लिख दिया क्लियर कि भाई मंत्रिमंडल अगर लिखित रूप से देगा तभी होगा। अब मंत्रिमंडल में तो कई सारे लोग होंगे प्रधानमंत्री के साथ साथ। ठीक है, तो ऐसे में हर कोई सहमत तो गलत बात पर तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक प्रावधान कर दिया गया 44 संविधान संशोधन के बाद ही। ठीक है, अब एक और चीज है, ये चीज ध्यान रखना कि 1975 में इंदिरा गांधी, उस टाइम भाई इंदिरा गांधी बड़ी ही सशक्त भूमिका में थे और न्यायपालिका के साथ उनका विवाद चला आ रहा था। 1967 से ही गोलकनाथ वाला केस जो था, तब से लेकर के कई सारे मामलों में उनका विवाद न्यायपालिका के साथ चल रहा था। तो 1975 में 38वां संविधान संशोधन होता है और उसमें वो बोलते हैं, उसमें ये प्रावधान करा देते हैं लिख करके कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी तो न्यायपालिका उस मामले में कुछ नहीं कर सकते, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती, न्यायिक समीक्षा से बाहर उसको रखा जाएगा, क्योंकि आपातकाल घोषित हो गया था। ठीक है, ऐसे में गलत तरीके से लगाया गया था, तो उनको खतरा था कहीं न्यायपालिका हस्तक्षेप करके उसको अवैध ना घोषित कर दे, खारिज ना कर दे। तो संविधान में ही संशोधन कर दिया कि भाई ना जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन होता है तो इस प्रावधान को समाप्त कर दिया जाता है, दोबारा से वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ जाता है। और इसके अलावा एक और केस है मिनर्वा मिल मामला, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के क्लियर कर देता है कि चुनौती दी जा सकती है, अगर गलत तरीके से, गलत आधार पर, गलत तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो न्यायिक समीक्षा उसकी की जा सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संसदीय अनुमोदन की। कितनी समय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि अपनी मनमर्जी से लंबा चलता रहेगा। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति लागू कर सकता है, उद्घोषणा कर सकता है, लेकिन उसको आगे तक लंबे समय तक जारी रखने के लिए आपको संसद की परमिशन चाहिए। अब संसद जैसे ही राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की राष्ट्रीय आपातकाल की, उस टाइम से लेकर के 1 महीने का समय मिलता है। 1 महीने के अंदर अंदर आपको संसद से, संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा, दोनों सदनों से, ठीक है, ये राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ठीक है, पहले ये समय सीमा 2 महीने होती थी, लेकिन ये महसूस किया गया है 2 महीना तो बहुत ज्यादा है, इतने में तो कोई भी सरकार तांडव कर देगी, तो 1 महीने की समय सीमा उसको कर दी गई 44वें संविधान संशोधन से घटा करके। ठीक है, अब
तो ये प्रावधान है। अब लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपातकाल की घोषणा हुई और उस टाइम लोकसभा का विघटित हो रखी है, लोकसभा है ही नहीं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि राज्यसभा उसको अनुमोदित कर सकती है, उसको जारी रखने के लिए परमिशन दे सकती है। लेकिन जैसे ही लोकसभा का पुनर्गठन होगा, पहली जो बैठक होगी, तो पहली बैठक से 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा का आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अगर दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल जो है वो 6 महीने तक जारी रहेगा, और 6-6 महीना करके आप इसको काफी लंबे जब तक बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। लेकिन हर 6 महीने में मेरे दोस्त संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया और फिर उसके बाद आप अपनी मनमर्जी से कोई भी काम करे जा रहे हो, ना मुन्ना ना, ठीक है, ये प्रावधान अब इस समय है। तो ध्यान रखना है कि दोनों सदनों से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, ठीक है, एक ने भी खारिज किया तो मामला खत्म। इसके साथ साथ मतलब स्वीकृति की बात कर रहे हैं, खारिज होने वाले की बात नहीं कर रहे, स्वीकृति, उद्घोषणा जारी करने का, ठीक है, आपातकाल लागू करने वाले प्रस्ताव को लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास करवाना पड़ेगा, ठीक। एक बार पास हो गया 6 महीने तक जारी रहेगा। 6 महीने के बाद आपको दोबारा से अनुमोदन करवाना पड़ेगा 6 महीने के अंदर, ठीक है, और 6-6 महीना करके आप बढ़ा सकते हो। तो ऐसे में ये सारा प्रावधान जो है ये 1978 के 44वें संविधान संशोधन से किया गया था। उससे पहले ये प्रावधान नहीं था। उससे पहले तो बड़े ही खतरनाक मामला था कि भाई संसद ने एक बार अगर आपातकाल के लिए अनुमोदन कर दिया, परमिशन दे दी, फिर आप आपातकाल को जितना मर्जी लगाना चाहो लगा सकते हो, मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार प्रभावी रहेगा। ये प्रावधान था 44वें संविधान संशोधन से पहले। तो ऐसे में कोई भी सरकार तानाशाह हो सकती थी, डिक्टेटर हो सकती थी, तो उसकी उस डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए ये एक बहुत बेहतरीन प्रावधान किया गया। 44वें संविधान संशोधन को भारत के संविधान को पुनर्जीवित करने वाला या बचाने वाला संविधान संशोधन भी आप कह सकते हो, क्योंकि इसने 42वें संविधान संशोधन की गई जो गड़बड़ियां थी उनको इसने सुधारा, ठीक है, ये चीज है, ठीक। अब इसको जारी रखने वाला प्रस्ताव जो है वो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों से चाहिए ना, लोकसभा राज्यसभा, तो दोनों से ही उसके विशेष बहुमत से चाहिए, सामान्य बहुमत नहीं, विशेष बहुमत के आधार पर ही होगा। और ये विशेष बहुमत का प्रावधान भी 44वें संविधान संशोधन से किया। विशेष बहुमत का प्रावधान क्यों किया? क्योंकि साधारण बहुमत तो कोई भी सरकार ले आएगी जो भी सत्ता में है। विशेष बहुमत लाने के लिए तो उसको बड़ी संख्या में सदस्यों की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कई अलग अलग पार्टियों की जरूरत पड़े। तो ऐसे में जो इसके समर्थन में है वो कोई आवश्यक चीज होगी तभी समर्थन करेंगे। गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से अगर कोई आपातकाल लागू किया है तो उसका वो समर्थन नहीं करेंगे, ठीक है। तो विशेष बहुमत का प्रावधान भी हो गया। पहले साधारण बहुमत का था इंदिरा गांधी के दौर में कि भाई साधारण बहुमत से पास करो और बस चलता रहेगा, ठीक है। अब विशेष बहुमत गए राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर के। अब बात कर लेते हैं, वो तो हो गए जारी रखने की, अब इसको समाप्ति की भी बात कर लेते हैं। समाप्त कैसे हो सकते हैं? दो तरीके हैं समाप्त करने के। जिस तरीके से राष्ट्रपति ने इसकी उद्घोषणा की उसी तरीके से एक और उद्घोषणा करके इसको वापस ले सकते हैं कि भैया हम समाप्ति की उद्घोषणा करते हैं। ऐसी उद्घोषणा के लिए आपको संसद के पास जाने की जरूरत नहीं, आपातकाल समाप्त मान लिया जाता है। लेकिन अगर लागू करना है, उसकी उद्घोषणा की है, तो उसके लिए आपको संसद के पास जाना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर अंदर विशेष बहुमत से आपको सहमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर उसको वापस लेना है तो उसके लिए संसदीय अनुमोदन नहीं चाहिए, संसद से कोई परमिशन नहीं चाहिए, ठीक। अब इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं कि आप लोकसभा में भी प्रस्ताव ला सकते हो इसको खत्म करने का, ठीक है, लोकसभा के अंदर भी। 1978 के 44वें संविधान संशोधन ने यह प्रावधान किया। प्रावधान क्या किया कि पहले इस तरीके का कोई प्रावधान था नहीं कि आप राष्ट्रीय आपातकाल को कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। पहले यही था कि राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा से वापस लेगा तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। और राष्ट्रपति अपनी मर्जी से तो उद्घोषणा करता नहीं है, राष्ट्रपति तो मंत्री परिषद के कहने पर करता है, आर्टिकल 74 काम करता है। तो अब यहां पर एक प्रावधान कर दिया कि भाई भारत तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो लोगों की चलनी चाहिए, लोगों के सदन जो है उसको ज्यादा पावर देनी होगी। तो इसलिए यहां पर यह प्रावधान कर दिया गया कि अब अगर लोकसभा के अंदर एक प्रस्ताव आता है कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, इसको रोक दिया जाए, तो लोकसभा ने अगर उसको पास कर दिया साधारण बहुमत से, तो उसको राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है।